दोस्तों नमस्कार। आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो। आज का भी न्यूज़पेपर एज़ यूजुअल ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इसमें आर्टिकल सिर्फ एक है जो हम डिस्कस कर सकते हैं एडिटोरियल में, और नॉर्मल आर्टिकल्स भी बहुत कम है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना कुछ इससे एक्सट्रैक्ट निकाल सकें हम अपने काम की चीज़ें उसको समझेंगे। तो यहाँ देखो, कोरल्स के बारे में है कि अभी क्या किया गया है कि जू में कोरल को उगाया गया है और उसको बाद में जहाँ रीफ होता है कोरल का वहाँ पे जाके प्लेस किया गया और देखा गया कि वेदर दैट ग्रोज और नॉट, तो ये पाया गया कि वो ग्रो कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो भी समंदर में कोरल ब्लीचिंग्स हो रही हैं टेम्परेचर राइज होने के कारण, सी सैलिनिटी में चेंजेस, ओशियन ओसिडिफिकेशन के कारण जो कोरल ब्लीचिंग हो रही है, उस कोरल ब्लीचिंग के कारण जो कोरल डेड हो रहे हैं, तो पूरा कोरल रीफ जो है साफ़ हो जा रहा है। और कोरल रीफ को कहा जाता है कि समंदर के वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि इनके पास बहुतेरे स्पीसीज़ होते हैं। तो इन कोरल्स को एक बार अगर हम उस रीफ में पॉपुलेट कर दें तो वो फिर से रीपॉपुलेट हो जाएगा और ओशियन रीफ एसिडिफिकेशन या ओशियन टेम्परेचर राइज का जो भी फिनोमिना है उसमें रिसिलियंसी रहेगी, है ना। तो इसी चीज़ को लेके ये प्रोजेक्ट निकाला गया था। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दिस वाज मेनली टू एड्रेस द डिक्लाइन ऑफ कोरल रीफ पॉपुलेशंस which are suffering from the bleaching caused by rising sea temperatures. Corals are central to marine ecosystems, and while these projects won't stem the tide of damage from the human caused climate change, they are seen as the part of broader solutions. क्यों? वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी जो है वो ये होप करता है कि वो एक कोरल का बैंक बनाएंगे। कहाँ? एक्वेरियम्स में। एक्वेरियम कहाँ होगा? ये जो आपका होगा एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट में होगा, मतलब एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में होगा, और बाद में उसको वो यूज़ करेंगे रीपॉपुलेट करने के लिए, ताकि जो कि क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन का स्ट्रेस होता है उसको वो ओवरकम कर सकें। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ किया गया था? पहले ये प्रोजेक्ट किया गया था फ्रांस के 2 जू में, और इस प्रोजेक्ट का ओरिजिनेटर कौन है? मोनाको साइंटिफिक सेंटर जू इन ईस्ट ऑफ नीदरलैंड, है ना। बस इतना हमारे काम का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। इस पेज में ही कुछ भी नहीं है। जो भी रेगुलर चल रहा है, अलग अलग दिशाओं में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक जगह देखो तो रशिया यूक्रेन का चल रहा है, फिर अभी ईरान इजराइल का शुरू हो गया, इससे पहले इजराइल गज़ा का चल रहा था, फिर एक नया डेवलपमेंट आया कि ईरान पाकिस्तान के साथ भेंट कर रहा है, कुछ तो नया करने का सोच रहा है ना। फिर यूनाइटेड स्टेट्स में भी अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ भी डोमेस्टिक चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं, है ना। तो यही सब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी चल रहा है, हमारे लिए इतना कुछ रिलेवेंट नहीं है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वीवीपैट से लेके। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अभी ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, राइट। अब वापस अगर आप बैलेट पेपर पे जाते हैं तो आप कंट्री को तो पीछे धकेल रहे हैं ना। बैलेट पेपर से जो ईवीएम का ट्रांजिशन था बहुत ही पीड़ादायक था, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, काफ़ी कंसेंसस बनाना पड़ा था उसमें। एक बार फिर अगर ईवीएम से आप बैलेट पेपर पे जाते हैं तो फ़ायदा क्या होगा आपका? बस यही आपको संदेह है ना कि ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर है उसको ट्रिकल किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है। कैसे? एक्सटर्नल डिवाइस से। तो ईवीएम क्या है ना, यहाँ एक ईवीएम मशीन है, इसके साथ वीवीपैट जुड़ा रहता है जो हमको दिखता है। तो ऐसा सब लोग बोलते हैं कि ये जो ईवीएम मशीन है ये स्टैंड अलोन डिवाइस नहीं है, और इसके साथ कुछ डिवाइस अटैच किया जाता है तभी तो वीवीपैट प्रिंट होता है ना। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ होता है वीवीपैट। इसके अलावा और जो कंप्लीट सिस्टम है ये तो स्टैंड अलोन है ना, यहाँ पे तो कोई डिवाइस यूज़ नहीं होता है। हाँ, इलेक्शन के टाइम पे ये जो वीवीपैट है और ये जो आपका कंट्रोल यूनिट और जो बैलेट यूनिट होगा, तो इस कंट्रोल यूनिट में जो भी डेटा रहेगा वो किसी कैंडिडेट स्पेसिफिक नहीं रहता है, वो सिर्फ नंबर्स होते हैं। नंबर 1 पे कितना वोट, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे कितना वोट। तो इसको हमेशा लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एक स्टैटिक डिवाइस एज ए कैलकुलेटर हो जाता है, ठीक है, एज ए कैलकुलेटर वर्क करता है। लेकिन इसी कैलकुलेटर को अगर हमको इमेज फॉर्मेट में दिखाना हो, हमको प्रिंट करना हो कागज़ पे, जैसे वीवीपैट पे, तो हमको क्या करेगा? वीवीपैट सॉफ्टवेयर में हमको ऐसा कुछ डालना पड़ेगा कि उस इलेक्शन में एक नंबर पे नाम, उनका सिंबल क्या है, अलग अलग लैंग्वेज में नाम, फिर दूसरे पे नाम क्या है, सिंबल क्या है, तीसरे पे नाम क्या है, सिंबल। ये चीज़ कब अपलोड होगा? इलेक्शन से 15 दिन पहले। किस चीज़ से अपलोड होगा? ये अपलोड होगा
सिंबल लोडिंग यूनिट से। बेसिकली पेटिशनर का सवाल यही था कि सिंबल लोडिंग यूनिट से क्या कुछ वीवीपैट मशीन में किया जा सकता है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर किया भी जा सकता हो तो हम क्या करेंगे कि अब इलेक्शन के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को भी हम सेम जगह पे रखेंगे जहां इन लोग इसको स्टोर करके रखते हैं फॉर नेक्स्ट 45 डेज़। और इस 45 डेज़ के अंदर कोई भी अगर कैंडिडेट हार जाता है जो सेकेंड नंबर पे होता है, वो कैंडिडेट क्लेम कर सकता है कि आप सिंबल लोडिंग यूनिट को भी फोरेंसिक वेरिफिकेशन कराइए और वीवीपैट की भी रिकाउंटिंग कराइए, है ना। तो ये अधिकार उन्होंने अब दिया है जो रनर अप कैंडिडेट रहेगा उनको। तो बेसिकली यही इसका सिनॉप्सिस है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो नथिंग चेंजेस फॉर वोटर, रनर अप गेट्स ऑप्शन टू सीक ईवीएम चिप वेरिफिकेशन, है ना। ईवीएम चिप वेरिफिकेशन अब वो कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है द कोर्ट मैंडेटेड दैट द सिंबल लोडिंग यूनिट्स विच वेयर यूज्ड टू बी लोड सिंबल्स ऑन टू द वीवीपैट मशीन्स सील्ड एंड सिक्योर्ड एंड स्टोर्ड फॉर 45 डेज आफ्टर द पोल रिजल्ट के बाद भी वो रहेंगे, ताकि अगर कोई किसी को लगता है कि छेड़छाड़ किया गया है वीवीपैट से तो वो वेरीफाई किया जा सके। इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं बिल्कुल जो डिस्कस किया जा सके। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन वीवीपैट एंड इट्स प्रोविज़न फॉर ए वेरिफिकेशन विंडो रीइंफोर्सेस ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस, है ना। तो इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए जुडिशियरी का जो रोल हम लिखेंगे उसमें हम ये रिसेंट जो जजमेंट आया है इन एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स क्या जो केस है उसको हम कोट कर सकते हैं। उसमें यही कहा गया है, पिटिशनर ने क्या कहा था कि वी हैव टू रिटर्न टू पेपर बैलेट्स, प्रिंटेड पेपर बैलेट्स टू ईच वोटर प्लेस्ड इन अ बैलेट बॉक्स एंड काउंटेड इन फुल और काउंटिंग ऑफ एवरी वोट थ्रू वीवीपैट स्लिप। और इन्होंने ये कहा कि आप आइदर बैलेट पेपर पे स्विच कर जाइए या फिर अगर वीवीपैट यूज़ करते हैं तो वीवीपैट मशीन की 100% काउंटिंग कराइए, ठीक है। तो इसको कंप्लीटली तीनों जो जस्टिसेस थे, सॉरी 2 जस्टिस थे, संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता, दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करके ये वो कहा कि हम किसी भी चीज़ को इवेलुएट जब करते हैं तो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। कंप्लीट बायस माइंड से अगर हम किसी सिस्टम को ही डिस्ट्रस्ट करने लगे तो कभी भी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी नई चीज़ लाएंगे तो हमारा स्केप्टिसिज्म इतना ज़्यादा रहेगा कि फिर हम उसको ठीक करने के काफ़ी बियॉन्ड आगे निकल गए होंगे, है ना। तो कोर्ट ने पिटिशनर की बात को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उनकी बात को उन्होंने वैल्यू दिया और कहा कि अगर आप इलेक्टोरल प्रोसेस को ही स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो हम कुछ इसमें इंटरवेंशंस करेंगे, है ना। तो इससे रिलेटेड उन्होंने 2 डायरेक्शन दिए। पहला ये कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट है आर टू बी केप्ट इन ए स्ट्रॉन्ग रूम फॉर 45 डेज आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, ठीक है। फिर लाइक ईवीएम्स दे टू कैन बी एग्जामाइंड एंड स्क्रूटनाइज्ड। दूसरा ये उन्होंने बोला कि कोई कैंडिडेट अगर दूसरा या तीसरा पोजीशन पे आता है तो अपने ईवीएम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का चेक कराने का रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर ऐसा रिक्वेस्ट प्लेस हुआ तो जो 5% ऑफ मशीन्स पर असेंबली सेगमेंट जो है वो उसको एग्जामाइन करेंगे, पूरा मशीन नहीं, पूरा असेंबली सेगमेंट का 5% मशीन को वेरीफाई किया जाएगा, फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या उससे मिसकाउंट हुआ है क्या, ठीक है। तो इस बात को लेके इंडियन एक्सप्रेस अपने जो एडिटोरियल पॉइंट व्यू है उसमें ये कहता है कि जजेस जो हैं ही इज़ very right in saying in judgment that question to returning to ballot papers does not and cannot arise, क्योंकि हमने देखा था बैलेट पेपर रहने के बाद कितनी बूथ कैप्चरिंग वाली इवेंट्स और अलग अलग तरीके के इंटरवेंशंस किए जाते थे ताकि वोटिंग को इन्फ्लुएंस किया जा सके। अब फिर से अगर हम उस पे जाते हैं तो जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे हम इस चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं वो तो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, राइट। इस पे उन्होंने ये भी कहा कि अब पिटिशनर ऑलरेडी एडीआर जो है बहुत एक्टिव संस्था है हमारे इंडिया में, जो भी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो भी इलेक्शंस होते हैं उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, उसको एक मॉनिटरिंग बॉडी, एक वॉचडॉग बॉडी की तरह एडीआर काम करता है।
इनके पिटिशन को मैलिफाइड नहीं करार दिया जा सकता है, मतलब गलत नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने में इनके रोल और योगदान को देखते हुए हम ये अफर्म करते हैं कि हम इनकी बातों को एक्सेप्ट करते हैं और इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग आउटराइटली हम इनके सपोर्ट में कुछ डायरेक्शंस इशू करते हैं, और यही दोनों डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए। बस इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। फिर यहीं पे एक आर्टिकल है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ वोटिंग मशीन पे ठप्पा लगाया उन्होंने, है ना। इसके अलावे अब हम सीधे एक्सप्लेन सेक्शन में चलेंगे। एक्सप्लेन सेक्शन में लिखा हुआ है कि किस तरह से ये सिंबल लोडिंग यूनिट जो है वो ईवीएम के साथ काम करता है, किस तरह से ये इलेक्टोरल प्रोसेस की सैंक्टिटी को मेंटेन करता है, कैसे प्रोसीजर होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा मैन्युफैक्चरर का वो रहेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रहेंगे, फिर डिफरेंट पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, इन सब की लाइव टेलीकास्टिंग होगी। ये सारी चीज़ होती है कब, जब सिंबल लोडिंग होती है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम पे जो सिंबल अपलोड हो रहे हैं उसी में खामी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके नॉर्म को थोड़ा और टाइट किया है ताकि जो भी एप्रीहेंशंस हैं वो दूर किए जा सकें, राइट। अब यहाँ पे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ग्लेशियल लेक्स के बारे में। हमने देखा था कुछ दिन पहले हिमालयाज़ में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते रहते हैं, जिसको हम GLOFs भी बोलते हैं। तो इन GLOFs को पहले से डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे ग्लेशियल लेक्स बने हैं, किन की आउटबर्स्ट हो सकती है, ताकि इनका जो डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज है उसको मिटिगेट किया जा सके, पहला चीज़, या पहला तो प्रिवेंट किया जा सके, दूसरा मिटिगेट किया जा सके। तो प्रिवेंट करने के लिए ऐसा कुछ रहेगा नहीं इसमें। बेसिकली हम यही कर सकते हैं कि जो एरिया सराउंडिंग है उसको हम खाली करा दें। तो मिटिगेशन मेजर्स में हो जाएंगे कि जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है उस डिस्ट्रक्शन के कारण जो भी डैमेज हुआ है उस डैमेज को मिनिमाइज हम करें, ठीक है। तो इसी बेसिस पे इसरो ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज़ किया है। अब आप बोलेंगे ये हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ साइंस टेक इन डेली लाइव्स करके क्वेश्चन आता है आपके GS2 सेक्शन 3 में। उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एज एन एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। दूसरा ये इस्तेमाल हो सकता है आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट में सवाल आता है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में रिमोट सेंसिंग का यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, जिससे अर्थक्वेक को या जो भी नॉर्मल नेचुरल इवेंट्स हैं, नेचुरल डिजास्टर इवेंट्स हैं, उसको उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, उसमें एक एग्जांपल में रिमोट सेंसिंग वाला लिखा जा सकता है। और एग्जांपल दिया जा सकता है कि किस तरह से ग्लेशियल लेक को भी इसरो ने स्टडी किया और उसके आउटबर्स्ट इफेक्ट को कम करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, ठीक है। इसके अलावे आज हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट काम की चीज़ नहीं है। और एक क्वेश्चन हम लोग मेंस का क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, इसका डिस्कशन हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन है कि चूँकि अभी इलेक्शन का इन्वायरमेंट चल रहा है और इलेक्शन हमारा एक कोर टॉपिक भी है, किसमें? GS2 सेक्शन 2 में। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर different types of election campaign methods in Bihar? How does Election Commission regulates and monitors these campaigns for या फिर in order to implement MCC effectively? इसका जवाब हम कल के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज इस पे आंसर लिखिएगा। तो आज का वीडियो काफ़ी शॉर्ट था क्योंकि आज कुछ है ही नहीं डिस्कशन करने को। जब भी आएगा अगले दिन तो हम लोग काफ़ी डिटेल से PDF के साथ डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।